नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। दबे पांव दिल्ली पहुंची बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुर बदले बदले लग रहे हैं। आमतौर पर नीति आयोग की बैठक से दूरी कायम रखने वाली दीदी न सिर्फ इस बार बैठक में शामिल होंगी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी खास मुलाकात भी होने जा रही है। उनका प्रोग्राम है कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगी। ममता बनर्जी दिल्ली में पहुंच चुकी हैं और वो 4 दिन वहां रुकेंगी। विपक्षी नेताओं से भी उनकी खास मुलाकात होगी, पर यह अभी साफ नहीं हुआ है कि वह सोनिया गांधी से मिलेंगी या नहीं। पश्चिम बंगाल में इस समय स्कूल सेवा आयोग मामले में ईडी का एक्शन चरम पर है। कैश लोक की यात्रा के राज दर राज फांस हो रहे हैं। सवाल बड़ा है और लाजमी भी है कि आखिर ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का मकसद क्या है। क्या वह बंगाल में ईडी के छापों से विचलित हैं, डर गई हैं? क्या ममता बनर्जी ईडी से पीड़ित राहुल सोनिया के दुख को शेयर करने दिल्ली पहुंची हैं, या फिर वह एक तीर से कई निशाने लगाकर 2024 के संग्राम की क्वीन बनने का रास्ता साफ करने पहुंची हैं? क्योंकि राजनीतिक शतरंज की बिसात पर हर चाल का अपना महत्व होता है और यह खेलने वाला तय करता है कि उसे प्यादे को कब चलना है, प्यादे को कब आगे बढ़ाना है और वजीर को कब पीछे हटाना है। आज मंथन इसी पर। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, मौजूदा हवा का रुख विपरीत है। भले ही ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में बीजेपी के मैनेजमेंट को पटकनी दी है, धूल चटाई है, चुनौती दी है। अब ममता उस पटकनी के दर्द जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा गहरा हुआ है, मरहम लगाकर कुछ कम करना चाहती। क्या ऐसा हो रहा है? इसीलिए ना सिर्फ नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होने का उन्होंने निर्णय लिया, बल्कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होनी है और वो उन्हें शुभकामनाएं भी देंगी। ऐसे औपचारिक सूचनाएं हमारे पास आ गई हैं। दिल्ली से ये कंफर्म हो गया है कि ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई हैं। अब क्या राष्ट्रीय परिदृश्य में गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई 2024 में गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई जो एक तरीके से जो विकल्प बनने की तैयारी ममता बनर्जी ने शरद पवार और तमाम विपक्षी नेताओं के एक साथ करके शुरू की थी, उसमें उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी है। अखिलेश यादव, अभी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का प्रचार करने ममता बनर्जी पहुंची थी और अब ऐसा लग रहा था, कई संकेत इस तरह आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय मौजूदा स्थितियों में हैं, मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी के टीएमसी में जाने की चर्चा थी। बहुत सारे कांग्रेस के नेता टीएमसी में जा चुके हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, ये सब जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश से भी कई बड़े नाम हैं। तो ये ममता बनर्जी एक तरीके से मोदी के खिलाफ विपक्ष की धुरी बन रही थी और उसमें समाजवादी पार्टी हो, चाहे आपकी टीआरएस हो, इस तरह के जो दल हैं, क्योंकि टीआरएस के नेता और मुख्यमंत्री तेलंगाना के केसीआर भी बहुत मुखर हैं। दिल्ली में जाकर वह खूब बैठक करते हैं और उत्तर भारत के समाचार चैनलों में उनके बहुत सारे विज्ञापन भी देखते हैं, प्रचार तंत्र भी उन्होंने उत्तर भारत में तेज कर दिया है। तो ये वास्तव में केवल ममता की दिल्ली यात्रा नहीं, क्या पूरे संपूर्ण विपक्ष का संदेश लेकर ममता दिल्ली गई हैं। उसमें शायद कांग्रेस शामिल नहीं है, लेकिन जो गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई दल हैं, क्या उनकी तरफ से ममता आश्वस्त करने गई है प्रधानमंत्री को, या वो ईडी से रक्षा की मोहलत मांगने गई हैं? हालांकि ममता बनर्जी ने, जो उनके मंत्री पार्थ गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने साफ कहा था कि नहीं, अगर उनको ये पता होता तो वो कार्रवाई और तेजी से करती और जल्दी करती। लेकिन सूत्र इस बात को बता रहे हैं कि जो पार्थ चटर्जी का मसला है,
शिक्षा घोटाले वाले मामले में, उसमें जैसे जैसे आगे जांच बढ़ेगी शिकंजा ममता बनर्जी और उनके भतीजे की तरफ कसेगा, ऐसा कहा जा रहा है। हकीकत क्या है बहुत पूरे दमखम के साथ मैं नहीं कह सकता। अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं वो पार्टी को संभालती हैं, अभिषेक बनर्जी पार्टी को संभालते हैं। कुल मिलाकर ये स्थिति है, ये परिस्थिति है। और वहाँ जो भी स्थितियाँ बन रही हैं वो एक तरीके से ममता बनर्जी का दिल्ली जाना एक तरीके से गैर भाजपा गैर कांग्रेसी जो विपक्ष है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी अन्य दल हैं, उनकी तरफ से एक संकेत और संदेश। इस बीच ये भी कहा गया कि अखिलेश यादव ने भी थोड़ा नरम रुख अपनाया है। जिस तरीके से वो तीखे बयान प्रधानमंत्री को निशाने में रख के, मुख्यमंत्री को निशाने में रख के कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री पर तो उनका निशाना भी बीच बीच में चलता रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री पर उन्होंने निशाना साधना थोड़ा सा बंद किया है। तो इसको भी एक अलग तरीके से देखा जा सकता है। कई नजरिए हैं। और उधर दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीमें लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही हैं। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में आज भी छापेमारी, पूछताछ, तलाशी होती रही। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको बुलाकर भी वहां पूछताछ की गई, उनकी मौजूदगी में पूछताछ की गई। और ईडी जो सबूत चाहती है वो तलाशने की उसने पुरजोर कोशिश की। ईडी ने सबूत तलाशने की कोशिश की। कुछ एक मीडिया माध्यमों में हमने देखा कि वो इस तरह की भी खबरें चल रही थी कि क्या हेरल्ड की जांच के बाद राहुल सोनिया की गिरफ्तारी होगी। खैर अभी मीडिया के बहुत बड़ा वर्ग इससे सहमत नहीं नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोग इस खबर को चला रहे हैं। तो ईडी, ममता और विपक्ष की राजनीति मंथन इस पूरे समग्र विषय पर होगा। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। दिल्ली से हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए हैं। शबनम पांडे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की बहुत प्रखर प्रवक्ता हैं और अपनी पार्टी का और अपना व्यू बहुत मजबूती के साथ रखती हैं। शबनम जी बहुत स्वागत, बहुत आभार और बहुत धन्यवाद के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मनोज यादव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के बेहद संजीदा और प्रखर प्रवक्ता हैं। मनोज जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। दिलीप अग्निहोत्री जी राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी जुड़ गए हैं। दिलीप जी बहुत आपका स्वागत है। और हम सबके बिलाल सब्जीवारी साहब, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली से जुड़ गए हैं। बिलाल भाई बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आप सबका। अमित के पास ही चलते हैं और ये सवाल करते हैं कि गैर भाजपा गैर कांग्रेस विपक्ष की धुरी बनने जा रही ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई हैं अमित, और अब वो प्रधानमंत्री से भी मिलेंगी। नीति आयोग की बैठक से वो दूरी बना के रखती थी, उस बैठक में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति से मिलेंगे। खैर राष्ट्रपति से मिलना तो एक औपचारिकता है, हर व्यक्ति मिलता है, मिलना चाहिए, देश के राष्ट्रपति हैं वो, लेकिन प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात, नीति आयोग की बैठक में शामिल होना, ये बहुत सारे संकेत। और आज वो अचानक पहुंची हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ममता जी दबे पांव पहुंची हैं। अमित क्या अपडेट है दिल्ली का? देखिए सबसे पहले उस पॉइंट अगर हम उठाएं कि जब जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया और ऐसे में ममता बनर्जी ने खासतौर विपक्ष साथ ना रहना पसंद किया और उन्होंने कहा कि टीएमसी के जो सांसद हैं वो खासतौर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बायकॉट करेंगे, जबकि जगदीप धनखड़ जो है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के धुर विरोधी रहे हैं। लगातार जिस तरह की टकराव की स्थिति सामने आई और वो सबने देखी है, किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह का स्टैंड कहीं ना कहीं विपक्ष में जो एकजुटता की बात कही जा रही थी उसमें खलबली का संकेत देता है। दूसरी बड़ी चीज की एक चीज स्पष्ट कर दी, 2 दिन बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना है, उसे लेके भी यहाँ ममता बनर्जी रणनीति बना रही है। और ममता बनर्जी के लिए अगर कोई सबसे बड़े सहयोगी माने जाते हैं तो वो विपक्ष चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार, क्योंकि ममता बनर्जी की जो भी रणनीति होती है वो शरद पवार के इर्द गिर्द रहती है और खासतौर शरद पवार को कॉन्फिडेंस लेना, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी सहित तमाम जो दल है, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, हर एक को ममता बनर्जी साथ रहने और रखने का प्रयास करती है।
लेकिन बड़ी चीज ये कि कांग्रेस जो अब तक सबसे बड़े दल के रूप में रहा, यूपीए के अंदर सारे दल आते रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस अपने आप में कंप्रोमाइज नहीं कर पा रही है। और ये भी बात जो है वो सोच से परे नजर आती है कि अगर जो विपक्ष बात कहता है या कांग्रेस जो बात कहती है कि बिना कांग्रेस के क्या कोई गठबंधन संभव है, क्या कोई गठबंधन जीत जा सकता है, तो कई सारे सवाल है। 2024 की रणनीति को लेकर ममता बनर्जी लगातार प्रयास कर रही है। और आज का जो दौरा है, जो नीति आयोग की बैठक होनी है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष वो 7 तारीख को होनी है, यानी अभी वक्त है। और इतने पहले ममता बनर्जी का आना, जाहिर तौर पर एक रणनीति जो है वो स्ट्रेटजी जो है वो तैयार की जाएगी। किन किन लोगों से ममता बनर्जी मिलती है देखना होगा, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अलग अलग दलों से अलग अलग तरह की मुलाकातें होंगी और इसके साथ ही आगे 2024 की रणनीति की तैयारी होगी। अमित ने एक नया एंगल दे दिया और बड़ा महत्वपूर्ण एंगल है, और वो हम सबकी नजर में है कि जगदीप धनखड़ एक मिसाल में देना चाहता था लेकिन दूंगा नहीं, चूंकि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी हैं और सम्मानित राज्यपाल भी रहे हैं। वो ममता बनर्जी और उनके बीच ऐसे ही रिश्ते रहे हैं, ऐसे बिल्कुल। अब इसमें इसकी बहुत सारी उपमाएं हैं, इस देश में तरह तरह की उपमाएं दे सकते हैं। संसद में भी कह दिया गया कि यह संसदीय नहीं है, बड़ी सामान्य चीजों को, तो यहां मैं वो बात कह के अपने आप को असंसदीय मसलों में फंसाऊंगा नहीं। लेकिन मैंने ऐसे कह दिया तो इसका मतलब बहुत कट्टर, एक दूसरे को बिल्कुल नीचा दिखाने वाली स्थिति रही है। और उसके बाद ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच रही हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव है, टीएमसी ने कह दिया कि हम मार्गरेट अलवा के साथ नहीं जो विपक्ष की उम्मीदवार हैं। इसका मतलब या तो टीएमसी वोट नहीं डालेगी या टीएमसी जगदीप धनखड़ को वोट करेगी। ये अचानक बदलाव कैसे आया अमित? ये भी देखने, क्या जो राहुल और सोनिया पर ईडी ताबड़तोड़ छापे मार रही है, महाराष्ट्र में खलबली है और कई राज्यों में खलबली है, क्या वो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक जो असर है वो ईडी का पड़ रहा है? क्योंकि अगर पार्थ चटर्जी की गर्दन हाथ में आएगी तो फिर डोर क्या अभिषेक बनर्जी और ममता तक जाएगी क्या? देखिए, अगर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें तो जो टीएमसी की तरफ से आया था, उनका कहना था कि जब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की घोषणा हो रही थी तो उन्हें सूचित नहीं किया गया, उन्हें बैठक में शामिल नहीं किया गया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष का भी, जो अगर विपक्ष एक गठबंधन बनाता है, तमाम पार्टियां मिलकर एक साथ तीसरे मोर्चे की बात करती है, तो उस मोर्चे को लीड कौन करेगा? यहाँ लीडर को लेके सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे रस्साकसी चल रही है। और यही बड़ी चीज है कि ममता बनर्जी कई बार दिल्ली आती है। पिछली बार हमने देखा राष्ट्रपति चुनाव से पहले किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में न सिर्फ बैठक हुई बल्कि 17 पार्टियां जो है वहां पे पहुंची भी। तो जाहिर तौर पे जब ममता बनर्जी अगर किसी चीज को लीड कर रही है तो तमाम लोग या तो उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें सहयोग करें। और ऐसे में अगर बड़े दल जो है या अपने आप को बड़े समझने वाले दल वो अपनी चीजों को अगर अलग लेके चलते तो ये चीज भी ममता बनर्जी कहीं ना कहीं नागवार गुजरती है और अच्छी नहीं लगती। और इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती कि पार्थ चटर्जी का जो मामला आया, इससे न सिर्फ टीएमसी के साथ खराब हुई है, पहले इस बात पर सवाल उठे कि क्या पार्थ चटर्जी को मंत्रालय से हटाया जाएगा, लेकिन उनके कई सांसद, कई विधायक, कई मंत्रियों ने इस तरह बयान दिए कि पार्थ चटर्जी को ममता बनर्जी हटाए या खुद में उनके ऊपर कार्रवाई करे, वे पार्टी हटने के लिए तैयार है। तो एक अजीब सा दबाव जो है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी महसूस कर रही थी। और जिस तरह शुभेंदु अधिकारी ने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही अमित शाह सहित तमाम नेताओं से मुलाकात करी, जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर एक रणनीति गृह मंत्री के मार्गदर्शन में भी यहाँ पे तैयार की जा रही होगी। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि मामला सिर्फ पार्थ चटर्जी तक सीमित नहीं है, इसके तार जो है वो सीएमओ ऑफिस तक जुड़े, यानी ममता बनर्जी तक कहीं ना कहीं इसका लिंक जाता है। आप अगर ईडी इस तरह से छानबीन करती, इन चीजों को आगे बढ़ाती तो क्या कुछ निकलेगा ये वक्त बताएगा। क्या सच्चाई है ये ईडी और न्यायालय तय करेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता जो खासतौर पर नरेंद्र मोदी को लेके, मोदी जी प्रधानमंत्री को लेके जो लगातार कट्टरता ममता बनर्जी दिखा रही थी वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हुई है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री से भी मिलने का प्रयास, एक संदेश उन्होंने दे दिया है कि वे मार्गरेट अलवा को समर्थन नहीं कर रही है। यानी कहीं ना कहीं जो जिस तरह से ममता बनर्जी को लीड कर रही थी वो
सॉफ्ट हुई है, खासतौर पर बीजेपी के नजरिए से भी सॉफ्ट हुई है। हालांकि एक बार और जब ममता बनर्जी ने पिछली बार मुलाकात करी थी तो उन्होंने कहा था कि वे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होने के नाते वो मुलाकात कर सकती है और ऑफिशियल चीजें इस तरह होती है। तो क्या ऑफिशियल चीजें हैं या पश्चिम बंगाल की चीजें, अन्य चीजें डिस्कस होगी, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं कि अंदरूनी रूप से ममता बनर्जी 2024 को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन कई सारे सवाल है, यूपी में अगर अखिलेश यादव लेती है तो मायावती को छोड़ना पड़ेगा, खुद उनकी लड़ाई जो है वो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस से है, तो कई सारे सवाल जो है वो खड़े होते हैं। तो ऐसे में सबका काट कैसे निकलेगा, किस तरह चीजें तैयार होंगी, और इसी को लेके ममता उम्मीद की जा रही है कि ममता बनर्जी का ये दौरा जो है वो काफी। अमित, एक आखिरी अपडेट, ममता का राजनीतिक एजेंडा कुछ आप लोगों को मिला है क्या? वो करने जा रही हैं, दिल्ली वो पहुंच चुकी हैं जैसी कि खबरें हैं। देखिए, सुबह जो पहली इंफॉर्मेशन आई थी उसमें ये कहा गया था कि ममता बनर्जी दिल्ली आ सकती है, लेकिन जब दिल्ली पहुंच गई है और ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री समय लेंगी, प्रधानमंत्री से वे मुलाकात करेंगी। हालांकि 7 तारीख को नीति आयोग की बैठक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री के साथ आमना सामना होगा, लेकिन उससे पहले क्या वे अकेले में मुलाकात करना चाहती है, क्या वे अमित शाह से भी मुलाकात करेंगी, तो इस तरह की कई सारी चीजें। लेकिन 7 तारीख को बैठक है और 4 तारीख को दिल्ली आना कहीं ना कहीं एक ममता बनर्जी का खुद अपना मिशन है, खुद अपना टारगेट है, जिसे लेके वे यहाँ से चली है। पहले फिलहाल सांसदों से उनकी मुलाकात हो रही है, जो तमाम सांसद टीएमसी के दिल्ली में पार्लियामेंट का मानसून सत्र चल रहा है। इसके बाद आगे अन्य तमाम नेताओं से भी मुलाकात होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी अमित दुबे ये बता रहे हैं कि भाई ममता जिन जगदीप धनखड़ को फूटी आंखों नहीं सुहाती तो वो उनको फूटी आंखों नहीं सुहाते थे दोनों। अब जगदीप धनखड़ जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें ममता एक तरीके से विपक्ष के साथ नहीं है। बहुत सारे राजनीतिक समीकरण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अखिलेश यादव को लेकर भी है कि भाई अखिलेश यादव साथ में आएंगे तो ममता के सामने माया को साधने की दिक्कतें होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे समीकरण हैं, राजनीतिक समीकरण बहुत सारे हैं। लेकिन इन सब के जवाब, इन सब जो बहुत सारे सवाल हैं, इनके जवाब तलाशने के लिए ही आज हम मंथन में इसकी चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज तिरंगा यात्रा, तिरंगा और राष्ट्रवाद और कांग्रेस को निशाने पर रखे हुए हैं कि भाई ईडी से डर कर कांग्रेस कह रही कि भाई ये राष्ट्रवाद को वो संघ पर हमला कर रही। बहुत सारी चीज़ें, वो एक अपना मुद्दा हो सकता है, लेकिन ममता का दिल्ली जाना एक अलग तरीके की राजनीति को जन्म दे रहा है। मनोज यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के काफ़ी क्लोज हैं, बहुत करीब हैं, और अभी चुनाव में वो आई भी थी, अखिलेश यादव जी से मिली भी थी, प्रचार भी किया था, और समाजवादी पार्टी के साथ, उनके नेताओं के साथ वो खड़ी रहती हैं, और अखिलेश यादव भी समय समय पर उनके साथ खड़े नजर आते हैं। अचानक एक परिवर्तन सा दिख रहा, हो सकता है कि हमारा ये नज़रिया हो, लेकिन दिख रहा है, कई सारे लोगों को दिख रहा, हमारे सहयोगी अमित दुबे को दिख रहा, हमें दिख रहा है, और सारे लोगों को भी बात करेंगे तो हो सकता है बिलाल भाई को भी दिख रहा हो, लेकिन पता नहीं आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, लेकिन एक परिवर्तन दिख रहा है। क्या यशवंत सिन्हा को जब कैंडिडेट बनाया था, वो टीएमसी में हैं राष्ट्रपति का, तो उस वक्त क्या कांग्रेस ने ऐसा कोई आचरण किया था जब जैसा आचरण उन्होंने मार्गरेट अल्वा को लेकर किया है कि भाई हमें बताया ना, हमें पूछा नहीं? ये तो बहुत मतलब अजीब सी बातें हैं। अभिषेक बनर्जी का बयान उसमें आ जाता है। क्या कहीं ऐसा संपूर्ण विपक्ष पूरे देश में ईडी को लेकर दबाव बन गया है कि संपूर्ण विपक्ष नतमस्तक है? मनोज यादव? बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर आज की डेट में ये बात सामने आ रही कि ईडी को लेकर विपक्ष नतमस्तक हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इस देश के स्वतंत्रता के बाद इन 70 सालों में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय चल रहा होगा कि विपक्ष को सरकारी संस्थाओं के द्वारा डराया जा रहा है, दबाया जा रहा है, और उन्हें अपनी बात, उनको अपनी विचारधारा के अनुरूप काम करने का कदाचित प्रयास नहीं करने दिया जा रहा है मौजूदा सरकार के द्वारा। अगर ये बात है तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही अलोकतांत्रिक रूप से भारत में राजनीति मौजूदा दौर में चल रही है। लेकिन मैं इससे इतर बात करना चाहूंगा
हो सकता है ममता जी का रुख उपराष्ट्रपति जो हैं इस चुनाव में उनका वैसा रवैया न रहा हो जैसा कि राष्ट्रपति के चुनाव में रहा। लेकिन सारी बातों का मैं अगर निचोड़ निकालूं तो विपक्ष जो खुल के नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सामने खड़ा है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ तो नहीं। हो सकता है वो एक समय के लिए बिल्कुल मिडिल लाइन में खड़ा हो जाए, ना इस पार ना उस पार, ना लेफ्ट में ना राइट में, वो हो सकता है सेंट्रल लाइन में खड़ा नजर आए, लेकिन निश्चित तौर पे वो उन लोगों के साथ नहीं है जो मौजूदा समय में सत्ता में बैठे। क्योंकि ऐसी सत्ता भारतवासियों ने मुझे नहीं लगता है कभी देखी। अगर वो इमरजेंसी का दौर हटा दें, जो कुछ कारणों से, कुछ इस देश की नीतियों के कारणों से वो बड़े फैसले लेने के कारण कांग्रेस ने लिए थे लेकिन वो पूर्ण रूप से फेल हुई थी, उस बात को अगर दौर को छोड़ दो, किसी भी सरकार में इस तरह की स्थितियां मैंने कभी देखी नहीं। तो आज की परिस्थितियों में मैं इतना ही कह सकता हूं कि विपक्ष लगभग एकजुटता धीरे धीरे बनाने में कामयाब हो रहा है और आने वाले समय में चूंकि देश पे के सामने बड़े मुद्दे लगभग आ चुके हैं और वो बड़े मुद्दे, जिन बड़े मुद्दों को 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उसको धता बता दिया था और एक वो चीज सामने लाके चुनाव ले आए थे जिसको हम कहते हैं राष्ट्रवाद और देश की सीमाएं, सुरक्षा, उन सब चीजों को सामने ले आए थे और सारे मुद्दों को बिल्कुल बौना साबित कर दिया था। ना इस देश में महंगाई के मुद्दे पे चुनाव हो पाया था, ना तमाम सारी विचारधाराओं को, और एक विचारधारा पे काम हुआ था कि देश खतरे में है और हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए हैं, देश को एकजुट होकर ऐसी सरकार बना देनी चाहिए जिससे कि देश में अब ऐसी स्थितियां ना आए कि हमारा देश की सीमाएं सुरक्षित न रह जाए। लेकिन हुआ क्या? जस्ट उलट। चाइना और घुस आया, पाकिस्तान की क्या हिमाकत है सबको पता ही है, और हमारे विपक्ष के जो पड़ोसी देश हैं हमारे जो सीमाओं से लगे हुए, उनका भी रवैया हमको लेके क्या है ये भी लगभग स्पष्ट हो गया। और देश जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और पता नहीं कितने लाख ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा था, उससे भी बिल्कुल विपरीत धारा में देश जा रहा है। तो विपक्ष के पास एक शानदार मुद्दे हैं और विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं। हो सकता है कोई राजनीतिक दल किसी कारणवश किसी चीज से डरता हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ खड़े विपक्षी दल जो हैं, जो आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ेंगे। हाँ, विघटनकारी राजनीति पहली बार देखने को मिल रही है कि लोगों को डरा डरा के राष्ट्रपति का वोट लिया गया, लोगों को डरा डरा के अब उपराष्ट्रपति का वोट ले लेंगे, लोगों को डरा डरा के अपनी सरकार बनवा लेते हैं, लोगों को डरा के महाराष्ट्र पे कब्जा कर लेते हैं, लोगों को डरा के मध्य प्रदेश में कब्जा कर लेते हैं। ऐसे राजनीतिक दल से लड़ाई है। मुझे थोड़ा सा शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ा है कि शायद किसी शिखंडी की आवश्यकता पड़ेगी आने वाले समय में, क्योंकि ये मर्दों वाली लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। इनके समक्ष भी कोई ऐसा शिखंडी खड़ा हो जाएगा और ये सब अपने सब कुछ छोड़ देंगे आने वाले समय में, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मनोज जी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, अब वो तो वक्त बताएगा कि कौन क्या मसला है। थोड़ा हम लोग संयमित रहें। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक लेंगे और शबनम जी से पूछेंगे कि भाई राष्ट्रवाद पर क्या बीजेपी, जैसा मनोज यादव कह रहे हैं, क्या राष्ट्रवाद पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता? जो बीजेपी का राष्ट्रवाद जो है, या इस देश का जो राष्ट्र का राष्ट्रवाद है, तो क्या राष्ट्रवाद ठीक बात नहीं, उस पर क्या चुनाव नहीं हो सकता? एक ब्रेक। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का।
पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाला की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं। जैसे सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वकॉम रखे सब कंट्रोल में। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आदरणीय दीदी, ओ दीदी। सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी नरम पड़ गई हैं? 2 दिन बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव है। 7 तारीख को नीति आयोग की बैठक है, लेकिन ममता बनर्जी आज ही पहुंच गई हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने साफ कह दिया कि भाई वो विपक्ष के उम्मीदवार के साथ नहीं है। अब वो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के साथ रहती हैं या नहीं ये बात दिखेगा, लेकिन विपक्ष के साथ कम से कम नहीं है। तो इसका मतलब कि जो टीएमसी का वोट है या तो सत्ता पक्ष के लोगों को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अब ये देखना होगा। लेकिन अभी ब्रेक पर जाने से पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी कह रहे थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी का अच्छा संयोजन है, अच्छा समन्वय है दोनों दलों में। मनोज यादव जी कह रहे थे कि भाई हो सकता है कि कोई दल थोड़े समय के लिए सेंट्रल लाइन पर आ जाए, क्योंकि मजबूरी हो सकती है, क्योंकि ईडी नाम की जो संस्था है ना, उसका प्रयोग बल्कि दुरुपयोग, मनोज यादव जी का कहना था कि दुरुपयोग करके लोगों को डराया जा रहा है और डराने की कोशिश भी करते हो और डरा के सरकारें गिराते हैं, बनाते हैं। डरा के ये भी आरोप लगाया कि भाई डरा के, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, डरा के वोट ले रहे हैं। और ये लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त है। एक शख्स विशेष का उन्होंने नाम लिया कि भाई इसमें इस तरीके के शख्स के आगे जरूरत होगी। महाभारत टाइप की लड़ाई की बात उन्होंने की है। शबनम जी के पास चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। शबनम जी, ये विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भाई आप लोग डराते बहुत हैं। राहुल गांधी का जीना हराम, सोनिया गांधी का जीना हराम, अखिलेश यादव सांसद में, ममता बनर्जी सांसद में, उद्धव ठाकरे भागे घूम रहे हैं, संजय राउत जान नहीं छुड़ा पा रहे हैं। ये कौन सी राजनीति कर रही भारतीय जनता पार्टी? ईडी ऑटोनोमस संस्था है
और डरता वही है। पुलिस अगर घर के बाहर आ जाए तो डरेगा वो जिसने चोरी की है, जिसने बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है। अगर ईडी अपना कार्य कर रही है और वो विपक्ष जो कहता हमें डरा रहे हैं, उसके उनके घरों से अकूत संपत्ति निकल रही है, चाहे वो झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, तमाम जगहों पे ये देखने को मिल रहा है कि ईडी जब कार्रवाई कर रही है तो संपत्तियां मिल रही हैं। इस हमारी सरकार के दौरान 1,07,000 करोड़ की संपत्तियां जब्त किया है ईडी ने। तो अब कौन डरा रहा है और कौन डर रहा है, ये प्रश्न का उत्तर सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जनता देगी, क्योंकि जनता हर कुछ देख रही है। एक ईमानदार और राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री को बेईमान बताने वाले लोग, उनकी छवि खराब करने वाले लोग कहीं ना कहीं आज इस बात से जरूर डर रहे हैं कि जब उनका दोगला चेहरा सामने आ रहा है ईडी के माध्यम से, तो वो डरे हुए हैं कि अब वो कैसे दूसरे पे उंगली उठा रहे थे, लेकिन मनोज जी उंगली दिखा रहे हैं, मनोज जी उंगली दिखा रहे हैं। शबनम जी को पूरा तो कर देने दीजिए भाई, तब उंगली दिखाइए आप। अभी वो आएंगे, मनोज जी आपके पास आएंगे। शबनम जी कहिए। बात अगर मनोज जी इस बात पे आपत्ति रखते हैं कि राष्ट्रवाद और देश की सुरक्षा मुद्दा नहीं है, तो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि विपक्षी पार्टी, ज्यादातर विपक्षी पार्टियां परिवारवादी पार्टी है, वंशवादी पार्टी है, तो स्वहित देखना इनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है बल्कि राष्ट्रहित देखना। तो इनके लिए ये एक कहीं ना कहीं एक इनके विचारधारा से ये मेल नहीं खाता कि राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्रवाद की कोई प्रधानमंत्री या कोई सरकार बात करे। तो ये साफ तौर पे दिखता है इस मुद्दे पे ये हमसे अलग खड़े हैं, पर जनता हमारे साथ खड़ी है, क्योंकि हम अगर दूसरी बार भी सरकार में आए तो जनता के जनादेश से आए हैं और जनता इस सरकार को पसंद कर रही है। जनता इस सरकार की इस विचारधारा को पसंद कर रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, और इसी विश्वास के इस पे हम लगातार कार्य कर रहे हैं। अब बात रही ममता दीदी की, देखिए ममता दीदी जिस तरीके से कठोर शब्दों का इस्तेमाल करके सीधे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी पे कुठाराघात करती थी, आज उनके सेकंड मैन पार्थ चटर्जी जो है वो किस तरीके से ईडी के शिकंजे में आते हैं और किस तरीके से उनके परिचितों के घर से तमाम पैसे निकल के आ रहे हैं, ये हम आप किसी से छिपे नहीं है। जो 2000 की नोट अगर 2-4 हमारे पास हो जाता है तो हम बड़े प्रफुल्लित होते हैं कि 2-4 के नोट हमारे पास है, पर वहां तो असंख्य है जिसको कि शायद मुझे लगता है ममता दीदी गरीबों में बंटवा दी होती तो शायद बंगाल से गरीबी हट जाती। 6000 किसानों का वो किसान सम्मान योजना लागू करने को तैयार नहीं थी, पर पार्थ चटर्जी को धन इकट्ठा करने में साथ थी। इसलिए मैं साफ कहूंगी कि अब सबूत बाद में आता है, लेकिन अगर सेकंड मैन ऐसा कर रहा है और फर्स्ट जो बैठी लेडी है उनको नहीं मालूम है, ये आश्चर्य जरूर देता है। अगर नहीं मालूम है तो भी प्रश्न है, अगर मालूम है तो भी प्रश्न है इस पर। और आप देखिए राष्ट्रपति चुनाव होता है तो किस तरीके से शरद पवार जी उनके बड़े करीबी माने जाते हैं, उनको प्रत्याशी बनाने की बात होती है तो वो मुकर जाते हैं ममता बनर्जी। जो विपक्ष के वर्चस्व की लड़ाई है, जो वो थर्ड फ्रंट बनाना तो चाहते हैं, पहले भी बनाए थे, आपको शायद याद होगा कि कई बार इनकी बैठकें हुई, मंच पे सब एक साथ हाथ जोड़ के खड़े हुए, लेकिन थर्ड फ्रंट नहीं बनने की वजह यही है कि थर्ड फ्रंट में जिस भी पार्टी के लीडर हैं, एक तो परिवारवाद वाली पार्टी है, उनका जो प्रमुख होता है परिवार का, वही उनका अध्यक्ष होता है। मायावती जी पहले से ही रुख अलग की हुई हैं। शरद पवार जी ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान दिखाया थोड़ा रुख ममता दीदी के कहने पे, और ममता जी अब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव आता है तो धनखड़ जी के साथ कितना खड़ी है वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ कितनी खड़ी है वो खुलकर दिख रहा है। तो इस तरीके से चुनाव पास आते आते इनके वर्चस्व की लड़ाई, क्योंकि हर एक परिवारवादी पार्टी चाहती है कि उनकी पार्टी वर्चस्व में रहे, और ये लड़ाई उत्तर से लेके पश्चिम तक, दक्षिण से लेके अन्य इलाकों तक, सब जगह ये आपको देखने को मिलेगा। और रही बात समाजवादी पार्टी की,
देखिए, समाजवादी पार्टी आज जिस तरीके से कमजोर होती चली जा रही है और जिस तरीके से ये पूरे गठबंधन करके उत्तर प्रदेश तक नहीं जीत पा रहे हैं, तो ये जब लोकसभा चुनाव आता है तो ये क्या कर पाएंगे, किसके साथ खड़े होंगे, क्या निर्णय लेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरा एक कहना है कि हाँ, राष्ट्रवाद अनेकता में एकता है और इस राष्ट्रवाद के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार खड़ी है और शायद यही वजह है कि चौतरफा विकास कर पा रही है 11वीं अर्थव्यवस्था से 6ठी अर्थव्यवस्था। ठीक बात है। मनोज यादव जी, शबनम जी को चिंता है कि भाई आपकी पार्टी कुछ कर ही नहीं पा रही, उत्तर प्रदेश नहीं जीत पा रहे, लोकसभा क्या जीतेगी, बहुत चिंतित नजर आ रही। और वो कह रहे हैं कि भाई ममता, इनका सबका चरित्र सामने आ गया है। राहुल गांधी तो उनकी आपकी पारिवारिक पार्टी है, ममता की पारिवारिक पार्टी है, वो भी शरद पवार भी परिवार के घेरे में आ गए हैं, और कांग्रेस तो है ही पारिवारिक पार्टी। और राष्ट्रवाद की परिभाषा उन्होंने समझा दी कि भाई आप लोग राष्ट्रवादी तो नहीं हैं। शबनम जी इस बात को कह रहे हैं। अब 40 सेकेंड में, बड़ा कठिन प्रश्न है आपके लिए कि 40 सेकेंड में इतनी सारी बातें आपको कहनी है, ताकि बिलाल भाई, कमल कुमार मिश्रा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, कमल जी का भी बहुत स्वागत, और अभी डॉक्टर दिलीप के पास भी पहुंचना है हमें, तो बहुत 40 सेकेंड में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत कम समय में अपनी बात रखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं खंडन इस बात का करूंगा जो उन्होंने कहा कि देश में मौजूदा समय में राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री हैं। मैं माफी के साथ कहूंगा, इस देश में पहले प्रधानमंत्री से लेके और अब तक जितने भी प्रधानमंत्री, सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी रहे। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि किसी पे किसी तरीके का कोई आपेक्ष, कोई टिप्पणी राष्ट्र को लेके अब तक नहीं लगी है। कि सुरगा को लौह पुरुष के रूप में भी जाना गया, वो प्रधानमंत्री के रूप में, और सबको सब कुछ इस देश ने सम्मान के रूप में दिया। तो मैं खंडन करता हूं कि दूसरे प्रधानमंत्रियों का अपमान करने का कोशिश किया गया बीजेपी की प्रवक्ता के द्वारा। दूसरी मैं महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं, परिवारवाद पे लगातार टिप्पणी की है। मैं बड़ी माफी के साथ शबनम जी से कहना चाहूंगा, शायद शर्मिंदगी महसूस होगी, इसीलिए मैं माफी पहले से मांग ले रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा ऐसा मत महसूस करिएगा। अकाली दल किसकी पार्टी थी? शिवसेना के साथ 25-30 सालों का गठबंधन था, कैसी पार्टी थी? ये संजय निषाद साहब है, एक ही घर के एमपी, एक ही घर का विधायक, एक ही घर का एमएलसी, कैसी पार्टी है? थोड़ा सा बताइएगा। अनुप्रिया पटेल वाला जो हस्बैंड बीवी मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर और यहाँ वाला मिनिस्टर, ये कैसी पार्टी है? थोड़ा बताइएगा शब्दम जी, थोड़ा डेप्थ में जाके बताइए। हरियाणा में जो आपकी खट्टर साहब के साथ सरकार चल रही है, वो कैसी? शबनम जी आएंगे, मनोज जी को कहने दीजिए, आएंगे, अब जरा सबको शामिल कर रहे हैं, चर्चा नीरस हो जाएगी फिर जी। हाँ मनोज जी कंप्लीट करिए। मनोज जी बहुत जल्दी। मैं वही कह रहा हूं कि जितनी ये पार्टियां हैं जिनके साथ आपका इतना बड़ा गठबंधन रहा है और है, इनके परिवार वालों पे आपको उठाने पे, क्वेश्चन मांग करने में दिक्कत होती है क्या? या ये परिवार वाले नहीं है क्या? सिर्फ विपक्ष वाला ही परिवार वाला गड़बड़ लगता है आपको? ठीक बात है मनोज जी, ठीक बात है। दिलीप जी के पास चलते हैं। दिलीप जी बहुत पके हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, यूं कहेंगे कि बहुत ही मैच्योर व्यक्ति हैं जहां तक मैं जानता हूं। दिलीप जी, ममता बनर्जी का रुख अचानक कुछ बड़ा नरम सा नजर आ रहा है। हमने तो सवाल उठाया क्या दीदी झुक गई, या परिस्थितियां जो मायालोक है, पार्थ चटर्जी का मायालोक, क्या उसकी इसमें कोई भूमिका है, या ममता बनर्जी का कोई दांव है? देखिए दुर्गेश जी, और आपके जो दिल्ली से संपादक जी जुड़े थे, उन्होंने बहुत विस्तार से इस विषय को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। जहां तक ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा का प्रश्न है, मैं इसे दो संदर्भों में देखना चाहता हूं। एक तो ये कि जो चुनाव हुए विधानसभा के, जिसमें ममता बनर्जी ने अच्छी सफलता प्राप्त करके फिर से सत्ता में आई, तो उस चुनाव के बाद से लेकर आज की तारीख तक इस सरकार की चर्चा केवल नकारात्मक मुद्दों पे हुई है। यानी शुरू का आपने दौर देखा तो वहां राजनीतिक हिंसा थी, जो चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा शुरू हुई और उसमें राज्यपालों, मुख्यमंत्री आमने सामने थे, इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुई। उसके बाद भी कुछ आंदोलन हुए, उसको लेकर चर्चा हुई, और जो वहां का मतदाता है उसके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आया होगा कि हमने आपको समर्थन किया, लेकिन ये जो कालखंड चल रहा है उसमें केवल नकारात्मक बातें, विकास की कोई बात नहीं। तो ये एक विषय आया। तो मुझे लगता है, और भ्रष्टाचार की बात जो उनके करीबी है पार्थ जी की,
उनके लेके भ्रष्टाचार की बात हो। आपने एक बात कही कि अगर जो ये क्षेत्रीय दल होते हैं, इसका जो मुखिया होता है, मुख्यमंत्री जो भी है, तो उसमें किसी मंत्री का इतना साहस नहीं है कि वो इतना बड़ा घोटाला अपने आप कर पाए जो दिख रहा है अभी तक। क्या है, कौन दोषी, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बड़ा घोटाला तो दिख ही रहा है। तो ये मुखिया के बिना इशारे पे हो नहीं सकता है, और इस कारण भी उनको लगा कि कहीं न कहीं अब एक सकारात्मक संदेश भी देना चाहिए था, तो इसलिए नीति आयोग में बैठक में शामिल होंगी और पश्चिम बंगाल को क्या जरूरत है केंद्र से उस पर वो बात करेंगी। तो इस तरह एक सकारात्मक पहलू भी जाएगा। एक बात ये, दूसरी बात जो विपक्षी एकता की बात चल रही है, तो ये समझ लेना चाहिए कि जितने भी भारत में क्षेत्रीय दल हैं, उनका अपने प्रदेश के अलावा किसी सीमा के पार प्रदेश के उनका कोई महत्व नहीं है राजनीतिक या चुनावी दृष्टि से। तो कौन नेतृत्व करेगा, ये तो केवल अगर नौबत आएगी त्रिशंकु लोकसभा की, तो ये उसके बाद तय होगा। जैसा हम लोगों ने पिछले जब त्रिशंकु सरकारें बनती थी उस दौरान देखा, तो कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, कौन बड़ा दावेदार था, और जब दो नेता लड़ जाएंगे तो पता चलेगा इंद्र कुमार गुजराल और देवगौड़ा की तरह कोई आ जाएगा। तो इसलिए नेतृत्व की बात तो कतई नहीं है। ये इसमें अगर माथापच्ची हो रही है तो उसका कोई प्रश्न नहीं है, कोई सवाल नहीं है, और ना उसका कोई महत्व है। ये क्षेत्रीय दल। दूसरी बात, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि लोग डर के दौड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर किसी के मन में कोई डर है तो कहीं ना कहीं गलत कार्य को लेकर है। और जैसा नेशनल हेराल्ड में देखा, वो सब रिकॉर्ड में है, कहां पैसा दिया, कहां लिया, एक ही व्यक्ति रिसीव कर रहा है, अपने दूसरे हाथ को दे रहा है। तो तमाम ये बातें हैं। पार्थ चटर्जी का जो प्रकरण आया वो है। तो एक कहीं ना कहीं डर स्वाभाविक है। कोई सरकार किसी को डराएगी इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्दोष व्यक्ति को दबाएगी। देश में संवैधानिक व्यवस्था है, निर्दोष व्यक्ति प्रभावी नहीं होगा। एक बात। दूसरी, अगर कोई राष्ट्रवाद पे सरकार जीत रही है तो इसका मतलब है कि विपक्ष अपने जो मुद्दे हैं उठाने में नाकाम रहा है। ठीक बात। इस कारण हो रहा। आप जनता को दोष मत दीजिए कि वो मुद्दों से बहक गई। ठीक बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। बिलाल साहब के पास चलते हैं। बिलाल साहब, डॉक्टर साहब ने 2-3 आयाम इस चर्चा को देने की कोशिश की, मतलब उन्होंने दिए, बल्कि उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रवाद पर अगर कोई सरकार जीत रही है तो विपक्ष कमजोर है। और डरने की बात जो कही, क्या विपक्ष डरा रहा? ममता भी डर गई, अखिलेश भी डर गए, फलाह भी डर गए, ढिका भी डर गए, उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी डर गए, पूरा विपक्ष डर गया, राहुल और सोनिया भी डर गई, सब नतमस्तक हो गए। ये सवाल उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि भाई अगर इनके अंदर कोई कमी नहीं तो क्यों डर रहे हैं, और डराने का मौका तो दे रहे हैं ना। ये ममता की जो दिल्ली यात्रा है, इसको आलोक में लेते हुए जरा विश्लेषण कीजिए, दर्शकों को बताइए हमारे कि वास्तव में माजरा है क्या। बिलाल साहब अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है? हाँ, अब बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, दर्शक सुन पा रहे हैं। बिलाल साहब बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था दुर्गेंद्र जी, ममता बनर्जी के बारे में जैसा भी बताया जा रहा है कि उनके इंस्टांस में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आई है, या वो दिल्ली पहुंच रही है, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी, योजना आयोग की बैठक में भी शामिल होंगी। देखिए, योजना आयोग की बैठक में समय समय पर मुख्यमंत्री राज्यों के शामिल होते रहते हैं, और जहां तक रहा प्रधानमंत्री से मुलाकात का सवाल, तो प्रधानमंत्री से मुलाकात का टाइम अगर उन्होंने मांगा है तो यकीनन वो राज्यों से संबंधित किसी योजना के संबंध में पैसा भी मांग सकती हैं, या बजट में बढ़ोतरी की भी बात कर सकती हैं, और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे भी बात कर सकती हैं। ठीक है, मौजूदा समय में जो परिस्थितियां हैं वो विपक्षीय राजनीति को एकजुट करते हुए नहीं, बल्कि विपक्षीय जो अलग अलग राज्यों को धड़े हैं वो अपने सर्वाइवल में इस तरह से फंस गए हैं कि वो अपना ताना बाना बुनने की बजाय अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप अपने गुनाहों में पकड़े जाते हैं तो यकीनन आप इल्जाम खासतौर से राजनीति पे दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं।
देखिए, ईडी, यकीनन ईडी का उपयोग या दुरुपयोग जो भी कहना चाहें आप, ईडी जो छापेमारी कर रही है, ईडी जो पैसा ईडी को प्राप्त हो रहा है, उसके बारे में आप कह सकते हैं कि परसेप्शन क्रिएट करने के लिए हमारा पैसा नहीं है। सुखराम ने भी ऐसे ही कहा था, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, टेलीकम्युनिकेशन घोटाले के अंदर पकड़े गए थे, उन्होंने भी कहा था मेरे घर में पैसा मेरा नहीं है, तो कोई बाहर के लोग आके रख गए। तो देखिए, राजनेताओं का ये चरित्र होता है, वो जब अपने गुनाहों में गिरफ्तार होते हैं तो राजनीति से काम करते हैं। राजनीतिक चरित्र उनका ये दर्शाता है कि वो ऑनेस्ट ना होके पॉलिटिकल डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। यकीनन मौजूदा समय में प्रधानमंत्री के अधीन जितनी भी एजेंसियां हैं, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यकीनन अपने विपक्षियों को डिसमेंटल करने के लिए कर रहे हैं। और भाई क्यों ना करें, अगर आपके मामला इतना कमजोर है, आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो कौन नहीं चाहेगा उस कमजोरी को पकड़ना। राजनीति में आप उसका उपयोग करें या दुरुपयोग करें, लेकिन भ्रष्टाचार का जब मामला आता है तो ये आप अपने गुनाहों की वजह से ही तो अपना दामन पर दूसरे का हाथ आता है। तो पहले ये सभी राजनीतिक पार्टियों को देखना होगा, चाहे वो कांग्रेस का मसला है हेराल्ड का, उसमें कहीं ना कहीं हेरा फेरी हुई थी, इसीलिए कांग्रेस आज अपने सर्वाइवल की लड़ाई में फंसी हुई है। पार्थ चटर्जी का मामला है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तभी तो ईडी ने हाथ डाला आपके गिरबान पर। अगर आप उत्तर प्रदेश में बसपा की बात करें, वो भी खामोश रहती हैं। क्यों रहती है खामोश? एक समय बड़ी मुखर हुआ करती थी, बड़े धमकाया करती थी, केंद्र के लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को धमकाया करती थी। लेकिन जब आप अपने गुनाहों में पकड़े गए, जब आपके साथ ऐसे ड्रॉबैक्स जुड़े हुए हैं, तो दूसरा राजनीति में खासतौर से मोदी जिस शैली की राजनीति करते हैं, वो आपको कोई स्पेस नहीं देंगे। ये बात विपक्षी दलों को स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि मोदी की जो पॉलिटिक्स है उसमें आपको कोई खाना नहीं है बच के जाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस शैली की राजनीति करते हैं, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी अपने सीनियर ग्रुप्स को ही भारतीय जनता पार्टी के घर बैठा रखा। अभी गडकरी की आप भाषा सुने वो परेशान है, राजनाथ सिंह की भाषा सुने वो परेशान है। तो मोदी की जो शैली है वो बड़ी डिफरेंट पॉलिटिक्स करते हैं और वो अपने विपक्षियों को कोई स्पेस नहीं देते। और उसका जो बेसिक सूत्रधार है वो आपको आपके गुनाहों में ही पकड़ते हैं। तो जहां आपके पास स्पेस नहीं होता उसमें वो कामयाब है। अब जब आप अपने आप में फंस जाएंगे तो आप विपक्ष को इकट्ठा कहां से करेंगे? फिलहाल मेरे को ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती कि विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि सब अपने अपने गुनाहों में गिरफ्तार हैं, सबको अपना अपना हिसाब देना। ठीक बात है बिलाल साहब। कमल कुमार मिश्रा जी के पास आते हैं। कमल जी, बिलाल भाई ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि भाई ठीक है, भले ही संजय राउत का गुनाह कि 1 करोड़ का मसला है और उनकी पत्नी ने अपनी कंपनी में किसी मित्र से 55 लाख का लोन ले लिया। संजय राउत का जो पूरा मसला हमने समझा वो केवल 1 करोड़ का खेल है। 1 करोड़ में ही उनकी गर्दन ईडी के हाथ में आ गई और 55 लाख रुपए उन्होंने लोन लिए। अब इस बात पर सवाल है कि भाई जब ईडी की जांच हो गई तब आपने लोन क्यों वापस किया, इस बात पे सवाल है। तो इस तरीके से एक तो पहलू ये हुआ कि जब नस कमजोर होगी तो अगला दबाएगा ही। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि क्या विपक्ष अपने आप ही इस तरह की जो झंझटों में फंसा हुआ है वो एक तरह उलझ गया है, जैसा क्षेत्रीय दल अपने अपने इलाकों में उलझ गए हैं, कुछ लोग चुप हो गए हैं, कुछ बैठ गए हैं और कुछ को बता दिया गया है कि तुम्हें ठीक कर देंगे हम? जी, दरअसल जो बिलाल जी ने कहा वो बहुत सही बात कही और सही मुद्दे पे बात की। एक्चुअली जो इस समय की राजनीति, तो खासतौर से मोदी जी की जो राजनीति है वो तो हमारे हिसाब से कि 2 बिंदुओं के आसपास घूम रही है। पहला तो राष्ट्रवाद और दूसरा भ्रष्टाचार के ऊपर बिल्कुल समय पर प्रहार, क्योंकि सारे विरोधियों को एक साथ ऐसा एक्शन लेना, वो भी चुनाव जब निकट आ रहे हैं, तो ये कोई भी प्रधानमंत्री जब तक बिल्कुल श्योर नहीं होगा
तब तक ऐसा कोई कदम उठाने की कोशिश नहीं करेगा। अब राष्ट्रवाद के मामले पर जो बहुसंख्यक जनता है वो मोदी जी के कार्यों से, उनके क्रियाकलाप से, उनके एक्शन से खुश है। वो और तमाम चीज जो महंगाई और तमाम और मुद्दे हैं उनको थोड़ा पीछे किए हुए हैं। हालांकि महंगाई भी चरम पे है, लेकिन राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वो महंगाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो इस तरीके से है कि हर पार्टी में कोई ना कोई आदमी या ज्यादातर आदमी कुछ इस तरीके से निकलते जा रहे हैं कि वो पार्टी अपने आप में ही फंसी जा रही है। जो बड़े बड़े नैतिकता का दावा करते हैं, वो पार्टियां जो बड़ी ईमानदारी का दावा करती हैं, उनके अंदर इतने बड़े घोटाले निकल रहे हैं। और ये सब ऐसे समय पे हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तो ये जो विपक्ष है वो अपने ही करतूतों से, अपने ही क्रियाकलापों से विपक्ष की फजीयत होती जा रही है। और मेरा ख्याल जो इस समय का माहौल चल रहा है, अगर यही हाल रहा तो ये विपक्ष जो एकजुट होने की कोशिश करने के बजाय, जैसा कि बिलाल जी ने भी कहा, वो अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में, अपने ही एरिया में अपने को बचा पाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ये जो कदम उठाया जा रहा है, हमारे ख्याल से ये इसलिए नहीं है क्योंकि अगर विपक्ष के पास ये विपक्ष के साथ ये मुद्दे ना होते, मतलब ये बेईमानी ना होती, ये भ्रष्टाचार ना होता, तो कोर्ट तो स्वतंत्र है। कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर कह सकता कि भाई पार्थ की गिरफ्तारी क्यों हो रही है, क्यों संजय राउत की गिरफ्तारी हो रही। कोई नहीं जा रहा है, सड़क पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सड़क पर लड़ने के बावजूद जनता ये समझ चुकी है कि लोग कुछ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और मेरे ख्याल से कि हिंदुस्तान जैसे राज्य के लिए जहां इतना भ्रष्टाचार पनपा हो और इतना बेईमानी हो रही हो, वहां अगर भ्रष्टाचार पे कोई सही प्रहार कर रहा है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। वो बात प्रधानमंत्री मोदी की ही नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री हो, ये भ्रष्टाचार पे पहली बार बहुत मजबूत प्रहार हो रहा है, ये होना चाहिए। मनोज जी, अब मामला वही घूम फिर कर आ गया कि भाई जब अपनी नस कमजोर हो तो फिर दबाएगा ही अगला। ये कह रहे हैं कमल जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कमल जी कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रवाद और भ्रष्टाचार ये परसेप्शन बनाया जा रहा है। राष्ट्रवाद तो हम थोड़ा सा किनारे रख देते हैं क्योंकि राष्ट्रवाद के विषय पर एक लंबी डिबेट की जरूरत है कि किसका क्या राष्ट्रवाद है और राष्ट्र का राष्ट्रवाद क्या है। ये एक अलग विषय है, इसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। बल्कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तो क्या सारे दुनिया भर के भ्रष्ट विपक्ष में आ गए या विपक्ष में है? देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आ गई इस डिबेट में और मैं सभी को बड़े ध्यान से सुना। एक बात स्पष्ट हो गई कि विपक्ष कहीं ना कहीं लोगों के जो अभी परिभाषित किया गया विपक्ष को डरा हुआ है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। आप किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी नेता को, ईडी, सीबीआई, किसी भी, मैं कह रहा हूं एक आम दरोगा जिसे कहते नहीं, हमारा चौकी का इंचार्ज जो होता है, उसको भेज दीजिए। कमियों का अंबार लगा है। एक दिन मैं डिबेट पे था, हो सकता है आपके चैनल पे रहा हूं या किसी और चैनल पे रहा हूंगा, और हमारे साथ एक डीजी साहब है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, क्या नाम है उनका याद नहीं आ रहा है मुझे, शुक्ला जी थे। शुक्ला जी रिटायर्ड डीजी थे। तो चर्चा हो रही थी कि एलडीए ने मतलब जिनका मकान गड़बड़ बना है उनको ध्वस्त कर रहा। तो इत्तेफाक से एलडीए में उनका भी मकान था जो डीजीपी सूर्य कुमार जी जी बिल्कुल। तो मैंने उनसे कहा कि अगर ढंग से एलडीए जाके आपके घर की जांच कर ले कि क्या सारे मानकों के आधार पे डीजीपी महोदय का मकान एलडीए में बना है, तो एकदम से घबरा गए। ऐसा लगा जैसे उनका बीपी बढ़ गया। सिर्फ मैंने इतना कहा, मैंने कहा आप उंगली उठा रहे हो कि इस विधायक ने अच्छा मकान नहीं बनाया, इसने ये नहीं किया, इसने नक्शा नहीं पास किया, इसने परमिशन नहीं दी। तो मैंने कहा आप ही अपना एक आइडियल के रूप में चेक करा दो कि देखो मैं डीजीपी रहा हूं और मेरा मकान चेक कर ले एलडीए, मैंने सारे मानकों पे बनाया। एक बात, वो घबरा गए, लगता है उनका बीपी बढ़ गया था। मैंने ये उदाहरण दिया है इस पैनल में बैठे लोगों का, और सभी समझदार लोग। देखिए, कमियां हर जगह पाई जाएंगी। 30,000 करोड़ का घोटाले का जलकल योजना में लगा उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ? जांच कराई गई क्या? विपक्ष चिल्लाता रहा ना, गर्दन अपनी फाड़ता रहा ना, सबूत दिखाता रहा ना। व्यक्तिगत तौर पर दुर्गेंद्र जी मैं बता रहा हूं, मेरे 4 ठेकेदार हैं उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और जितना बड़ा घोटाला हुआ है उसमें एक पैसे की कमी नहीं, एक चवन्नी भर की कमी नहीं है। हो सकता है 30,000 करोड़ से ज्यादा का रहा हो घोटाला। और जानते हैं, बीजेपी ने पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का 2022 का उसी घोटाले के पैसे से लड़ा है।
ये बात बिल्कुल सत्य है। और एक उदाहरण बता दे रहा हूं, 75 करोड़ का सिर्फ एक टेंडर गया था कि गांव गांव में जाके वॉलंटियर आएंगे कि आपके घर पे नल लगेगा। विश्वास करिए, इस पैनल में सभी लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए। वो महेंद्र सिंह मंत्री ने अपने लोगों को बना के, सिर्फ ऐसे जो नौकर चाकर थे उनको वॉलंटियर एजेंसी बना के, और वो पूरा 75 करोड़ रुपए ढकार लिया गया। किसी को ये नहीं बताया गया कि आपके घर पे नल लगेगा। ये अच्छा बताइए, ये प्रचार करने की जरूरत है? गांव का प्रधान को तो उसका मासिक वेतन भी देते हैं, उसके तमाम सारी योजनाएं देते हैं, इतने सारे लोग हैं। 75 करोड़ रुपए का ये टेंडर हुआ है। सिर्फ 30,000 करोड़ का घोटाला बीजेपी ने एक योजना में किया। और आप विपक्ष अगर घोटालेबाज है तो 2G में कौन जेल गया? बीजेपी का कोई रिश्तेदार था क्या जो बच गया 2G वाला? अब तो 3G, 5G, 6G की भी बात आ रही है। किस पे आप जेल? ठीक है मनोज जी, अब समय इजाजत नहीं दे रहा, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। एक 20 सेकंड में शबनम जी जवाब दीजिए। सिक्के का एक पहलू है विपक्ष। जब कभी ये सरकार में आएंगे तो मुझे लगता है इसी तरीके के घोटाले खुलेंगे, क्योंकि अब राजनीति वैमनस्यता की तरफ जा रही है। शबनम जी जवाब दीजिए, 30,000 करोड़ घोटाला 20 सेकंड में जवाब दीजिए, और फिर बिलाल साहब के पास जाएंगे, फाइनल कमेंट। देखिए, जिस तरीके से सपा के साथी घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, क्या उन्होंने FIR किया? अगर सच्चाई थी, तथ्य था इनके पास तो FIR किया। क्या ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कहीं गए? आप सुन लीजिए, मनोज जी प्लीज कृपया जवाब देने दीजिए। समय बहुत, बस 1 मिनट है हमारे पास। बस दीदी यही करती थी, चोरी और सीना चोरी। आज ममता दीदी का स्थान पता है। लालू यादव चोरी किए, चारा घोटाला किया, जेल के अंदर गए। आपका प्रजापति जो काम किया, जेल के अंदर गए। ऐसा नहीं कि हमारी सरकार में, किसी और सरकार में पूरी बीजेपी जेल जाएगी। शबनम जी चलिए, ठीक है शबनम जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिलाल साहब फाइनल कमेंट, बस 40 सेकंड में, बहुत जल्दी प्लीज। इनमें कमियां हैं, पर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ठीक है, आ गई बात शबनम जी, पूरी बात आ गई प्लीज। ये इनका कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ना लड़े। वो कमजोर विपक्ष जो अपने राज्य में अपना सत्ता नहीं बना पाते, वो कमजोर विपक्ष चाहता है कि देश दर्शकों ने आपकी बात सुन ली। शबनम जी कंप्लीट हो गई आपकी बात। बिलाल साहब फाइनल कमेंट बहुत जल्दी, बस 30 सेकंड में जी। देखिए दुर्गेंद्र जी, अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी के समय तक देखें या UPA 2 तक देखें, तो पॉलिटिकल फिटेरिटी में एक शिष्टाचार होता था, एक अंडरस्टैंडिंग होती थी भ्रष्टाचार को लेकर कि आप हमारे भ्रष्टाचार को छुपा के रखें, हम आपके भ्रष्टाचार को छुपा के रखेंगे। तो ये पॉलिटिकल फिटेरिटी में राष्ट्रीय स्तर पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी, और यही हाल राज्य सरकारों का भी था। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैंने 10 साल UPA 2 कवर किया है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह को धमका के समर्थन नहीं लेती थी आय से अधिक की संपत्ति के मामले में? क्या वो मामला कांग्रेस के कार्यकर्ता ने PIL के माध्यम से नहीं उठाया था? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी को कपिल सिब्बल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धमकाया नहीं करते थे? तो सभी पार्टियां पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का जो इस्तेमाल करती हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, क्योंकि स्टीयरिंग सीट पर वो है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी ठीक बात है। बिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम जी अब वक्त नहीं इजाजत दे रहा, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। दिलीप जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। कमल भाई बहुत धन्यवाद, और मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो एक तरीके से ये बात बिलाल साहब ने जो फाइनल कमेंट में कही कि भाई आज ताकत नरेंद्र मोदी के हाथ में, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कल के UPA के पास मनमोहन सिंह के पास थी, सोनिया गांधी के पास थी, वो इस्तेमाल करते थे, मुलायम सिंह को डरा के वोट लेते थे। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अब जब भी ये सरकार बदलेगी तो मुझे लगता है जो इंतहा है, क्योंकि अब एक पैमाना सेट हो गया है। पहले जैसा अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि एक समय तक थोड़ा सा शिष्टाचार रहता था, लेकिन मुझे लगता है अब शिष्टाचार खत्म हो गया, एक पैमाना सेट हो गया है। अब उससे ऊपर भी जाने की कोशिश आने वाली सरकारें करेंगी, ऐसे मुझे आशंका है। हालांकि मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये देश सुरक्षित रहे और ऐसी वैमनस्यता कम से कम राजनीति में ना रहे। वक्त चलते चलते का है,
चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर के साथ आपको छोड़ेंगे जो सीतापुर की है। वहाँ पर एक प्रधानाध्यापिका ने हरदम लेट लतीफ आने वाले एक सहायक अध्यापक की गैर हाजिरी लगा दी और उसके बाद जो डीएम ने आदेश दिए थे उनका पालन कर दिया। तो किस तरीके से इस सहायक अध्यापक की हिमाकत देखिए, ये गोंदला मऊ के विद्यालय का मामला है, उसकी हिमाकत देखिए कि किस तरीके से भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां उस महिला प्रधान अध्यापिका को दे रहे हैं। टीचर पर कार्रवाई की गई है, मुकदमा लिखा गया है, लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग शिक्षक कैसे हो सकते हैं? विचार कीजिएगा, सोचिएगा, और अगर आपके इर्द गिर्द इस तरह का व्यक्ति हो तो उसके खिलाफ शिकायत जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अबे तूने रजिस्टर में एक हफ्ते में चढ़ाई है? वो अधिकारी ने चढ़ाई, वो अधिकारी ने चढ़ाई, अधिकारी ने चढ़ाई, अधिकारी ने चढ़ाई, थाने ले चढ़ाई। अबे तूने रजिस्टर में एक हफ्ते में चढ़ाई है? वो अधिकारी ने चढ़ाई, वो अधिकारी ने चढ़ाई, अधिकारी ने चढ़ाई, अधिकारी ने चढ़ाई, थाने ले चढ़ाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवा।